नमस्कार दोस्तों पाकिस्तान में तख्ता पलट हो चुका है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्योंकि तख्ता पलट में होता क्या है कि जो आर्मी है, जो हेड है, उसके पास सारी पावर आ जाती है। कुछ वैसा ही हो चुका है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप देखोगे अब पाकिस्तान का, उसका कोई मतलब नहीं रहा जिस तरह से बदलाव किए गए। और यहाँ पर भारत के लिए सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि जो आसिम मुनीर है उसके पास पर्सनली कहते हैं ना कि यहाँ पर अभी तक कुछ हद तक चीज़ें कंट्रोल में थी, लेकिन अब क्या है, आसिम मुनीर के हाथों में डायरेक्ट न्यूक्लियर बटन आ चुका है। आप देख सकते हो खबर, आसिम मुनीर नाउ इन कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर बटन। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या हुआ, क्या बदलाव हो रहा है, भारत को क्या इससे परेशानी होनी चाहिए, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आज लास्ट डेट है, रात 12 बजे तक आप मिशन सक्सेस सेल का फायदा उठा सकते हैं। कोई भी कोर्स बैच लेते हो, जैसे 2026 का अगर आप प्रीलिम्स दे रहे हैं तो उसमें आप क्रैश कोर्स हमारा ले सकते हैं, ये सारे फीचर्स मिलेंगे। या फिर 2027-28 का लॉन्ग टर्म बैच अगर आप लेते हो, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है, सभी के लिंक कमेंट सेक्शन में दिए हुए हैं। यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, और ये फोन नंबर है, यहां पर आप कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आसिम मुनीर, देखो आसिम मुनीर आप सब जानते हो, ये पाकिस्तान का आर्मी चीफ है, हु हैज नाउ बीन एलिवेटेड टू द न्यूली क्रिएटेड पोस्ट। आप सबको याद होगा अभी उनके संविधान में बदलाव किया गया और एक नया पोस्ट लाया गया पाकिस्तान के अंदर, विच इज मतलब आज तक का सबसे पावरफुल पोस्ट आप कह सकते हो, दैट इज चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, CDF। और वो पहले पर्सन बन गए हैं पाकिस्तान के इतिहास में जिनके पास आर्मी चीफ का भी और साथ ही साथ जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो ये दोनों का ही कंट्रोल उनके पास है, CDF का भी है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का भी है। सो दिस मूव कम्स थ्रू मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस, मतलब कि वहां पर एक बड़ा रिस्ट्रक्चरिंग की जा रही है पाकिस्तान के मिलिट्री कमांड में। पिछले कई दशकों में ये सबसे बड़ा चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि चेंज क्या हुआ है। देखो मैंने आपको बताया ना, एक नया पोस्ट बनाया गया है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का। पाकिस्तान का 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, ये आप सबने सुना ही होगा रिसेंटली। तो बेसिकली क्या है कि अभी तक एक कमिटी होती थी, एक चेयरमैन होते थे CJCSC के, दैट इज चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी। तो अब इसको रिप्लेस करके एक नई पावरफुल पोस्ट बनाई गई जिसका नाम है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एक ऐसा पोस्ट होगा जहां पर चाहे आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, जिनके भी चीफ हैं उनके ऊपर एक अथॉरिटी बना दी गई है, मतलब वो होंगे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, एक सिंगल पॉइंट कमांडर की तरह। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर यह है हमारे लिए जानना, वो है न्यूक्लियर वेपन का कंट्रोल किसके पास है। क्योंकि उनको चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स बनाया गया है, सो आसिम मुनीर नाउ कमांड्स द नेशनल स्ट्रैटेजिक कमांड। तो अब वो नेशनल स्ट्रैटेजिक कमांड को कमांड करेंगे और इसकी वजह से पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर आर्सेनल है उसको ये गवर्न करेंगे। तो इफेक्टिवली आप कह सकते हो जो न्यूक्लियर बटन है वो एक सिंगल पर्सन के हाथों में आ गया, एक सिंगल आदमी के हाथ में न्यूक्लियर बटन पाकिस्तान का आ चुका है। यहां पर टेन्योर और इम्यूनिटी की भी बात समझनी है। ये जो अमेंडमेंट आया था पाकिस्तान के अंदर, इसकी वजह से 5 साल का जो टर्म है वो एक्सटेंड किया गया और बोला जा रहा है कि फर्दर ये एक्सटेंड किया जा सकता है। सिर्फ यही नहीं, लाइफ टाइम के लिए इम्यूनिटी दे दी गई है। आसिम मुनीर वहां पर कितना भी कुछ करें, किसी को मारे पीटे, कुछ भी कर दें, उनको कोई सजा कभी हो ही नहीं सकती, लाइफ टाइम के लिए इम्यूनिटी मिल गया। मतलब ये कंडीशंस कब होता है, ये तो तभी होता है ना जब तख्ता पलट होता है, कू होता है। तो एग्जैक्टली आपको ये देखने को मिलेगा कि पाकिस्तान में तख्ता पलट हो चुका है, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू किया जा रहा है ताकि लोग बगावत ना करें, दिखाई ना दे सामने, लेकिन पीछे से ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन अब ये है कि ये कितना मायने रखता है, कंसंट्रेशन ऑफ पावर। देखो ये अनप्रेसिडेंटेड लेवल पर सेंट्रलाइजेशन हुआ है। पहली बार जितने भी मिलिट्री, स्ट्रैटेजिक और न्यूक्लियर डिसीजन है वो सेंट्रलाइज्ड हो गई है एक सिंगल मिलिट्री लीडर के अंदर में। पहले क्या होता था कि जो न्यूक्लियर ओवरसाइट है ये बेसिकली थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटेड होता था, नेशनल कमांड अथॉरिटी के पास होता था, जिसमें सिविलियन पार्टिसिपेशन भी होता था, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी पार्टिसिपेट करते थे। लेकिन अब क्या है कि ऐसा कुछ नहीं, यहां पर जो आसिम मुनीर चाहेंगे वो हो जाएगा। सिविल मिलिट्री जो बैलेंस है वो डिसरप्ट हो गया है, मतलब पूरी तरह से जो टिल्ट है वो मिलिट्री लीडरशिप के हाथों में चली गई है। यहां पर इंस्टीट्यूशनल चेक्स खत्म हो चुके हैं, वैसे ही पाकिस्तान में काफी कम थे। यहां पर जो पहला ओल्ड स्ट्रक्चर था उसमें आप देख सकते हो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, जो CJCSC जो मैंने आपको बताया, फिर सिविलियन लीडरशिप, ये सब मिलकर डिसाइड करते थे यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन वगैरह को लेकर क्या करना है। लेकिन अब ये सारे जो चेक्स एंड बैलेंसेस हैं वो खत्म कर दिए गए और जो डिसीजन मेकिंग है अब जल्दी हो सकेगा, लेकिन उतना ही ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। पहले क्या है कि अगर इतने लोग एक साथ बैठते हैं और डिसाइड करते हैं कि क्या करना है न्यूक्लियर वेपन वगैरह को लेकर, तो सब अपना अपना ओपिनियन देंगे। अब आसिम मुनीर के दिमाग में जो होगा अब तो वही करेगा ना।
तो इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा खतरा यहाँ से बढ़ जाता है और इसीलिए क्वेश्चन आता है कि पाकिस्तान की गवर्नेंस के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा। तो सबसे पहला है मिलिट्री डोमिनेंस, मतलब एनालिस्ट का ये मानना है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल कू है या फिर इंस्टीट्यूशनल टेक ओवर आप कह सकते हो। सिविलियन ओवरसाइट कमजोर है, मतलब आप कैसे कर सकते हो किसी भी डेमोक्रेसी में, भारत में डेमोक्रेसी में आर्मी नेवी वही करेगी जो यहाँ पर हमारी सिविलियन लीडरशिप कहेगी, क्योंकि उनको बहुत सारी चीज़ें देखनी है। यहाँ पर जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट देखना है, डिप्लोमेसी करनी है, भारत में सुरक्षा का देखना है, तो बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है। आप मिलिट्री के हाथ में ये कैसे देख सकते हो? तो मतलब वहाँ पर जो सिविलियन ओवरसाइट है वो कमज़ोर हो गया है और मिलिट्री जो है वो पूरी तरह से उसकी जो सुप्रीमेसी है ना गवर्नमेंट के ऊपर, वो फॉर्मलाइज हो चुकी है। फिर दूसरा अथॉरिटेरियन ड्रिफ्ट, मतलब सेंट्रलाइजेशन, लीगल इम्यूनिटी, टेन्योर को एक्सटेंड कर देना, ये सारे कंडीशन होते हैं जहां पर पॉलिटिकल स्पेस बहुत कम बचता है, सप्रेशन किया जाता है। अगर कोई भी पर्सन आवाज उठाएगा तो उसको खत्म कर दिया जाएगा। और क्यों होगा? क्योंकि यहां पर आसिम मुनीर के ऊपर तो कोई जिम्मेदारी नहीं आएगी, उनको इम्यूनिटी मिल गई है जीवन भर के लिए। सो मिलिट्री पार्टिसिपेशन अब आपको गवर्नेंस के अंदर पूरी तरह से अब देखने को मिलेगी। फिर इसके अलावा इंटरनल पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस भी हो सकता है, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपना इन्फ्लुएंस लूज कर सकती हैं। जुडिशरी का पावर ऑलरेडी कम किया गया है, ये जो 27th अमेंडमेंट आया है इसमें जुडिशरी का भी पावर कम कर दिया गया है, जजेस वगैरह कैसे अपॉइंट किए जाएंगे। सो मिलिट्री इन्फ्लुएंस ओवर डोमेस्टिक अफेयर, ये आपको पाकिस्तान में आगे आने वाले समय में और तेजी से बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। तो अब यहीं पर क्वेश्चन आता है कि इसका इंप्लीकेशन क्या होगा रीजनल लेवल पर, स्पेशली भारत के पर्सपेक्टिव से। देखो, सबसे पहला न्यूक्लियर वॉर का खतरा बढ़ सकता है। क्या है कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर आर्सेनल आप देखोगे 170 के आसपास है, भारत के पास 180 है, इंक्लूडिंग टैक्टिकल वेपन्स। सो अब ये सिंगल कमांड के अंडर में आ गया है। अगर भारत के साथ कोई भी क्राइसिस वगैरह होती है तो यहाँ पर खतरा बढ़ जाता है कि जो न्यूक्लियर वॉर का एस्केलेशन है वो तेजी से बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कंसल्टेशन खत्म हो गया। मैंने आपको जैसा बताया, डिप्लोमेटिक इंटरवेंशन का जो टाइम है वो कम हो गया। मतलब एक सिंगल पर्सन के हाथ में अगर आप कोई चीज़ दे दोगे तो वो उसको जो समझ में आएगा, भले ही वो कितना सही सोच रहा है गलत सोच रहा है, उसको कैसे पता चलेगा? वो तो वही करेगा जो उसका मन चाहेगा। तो इसकी वजह से ये रीजनल लेवल के लिए अच्छा नहीं है। भारत की सिक्योरिटी कंसिडरेशन अब देखनी होगी। देखो, अब भारत को यहाँ पर अपना जो थ्रेट कैलकुलेशन है उसको रीअसेस करना पड़ेगा। जो डिसीजन मेकिंग टाइम है, क्योंकि पाकिस्तान में कम हो गया है, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो अब आपका काफ़ी एग्रेसिव तरीके से डिप्लॉय कर लेगा पाकिस्तान, और बॉर्डर इंसिडेंट जो है वो आपको फर्दर एस्केलेट होते हुए देखने को मिलेंगे। तो अब भारत को डिसाइड करना होगा, क्योंकि भारत, आप समझिए, हम नो फर्स्ट यूज़ की पॉलिसी अपनाते हैं। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान के ऊपर नज़र रखना, आसिम मुनीर क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, कहीं वो फायर करेंगे, क्या होगा, तो ये सब भारत को अब अपना पूरा रीअसेस करना पड़ेगा। और इसको लेकर इंटरनेशनल कंसर्न भी हैं, जो ग्लोबल पावर्स हैं अब मॉनिटर करेंगी कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर सेफ्टी कैसी है, मिस कैलकुलेशन का खतरा बढ़ सकता है, सिविलियन इंस्टीट्यूशन जो हैं उनकी स्टेबिलिटी कैसी है, तो दुनिया की निगाहें होंगी। और देखो, इसका बड़ा एक जिम्मेदार मैं आपको बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप। जिस तरह से रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने आसिम मुनीर को स्वागत किया, आसिम मुनीर को बुलाया, कहीं ना कहीं ऐसा दिखाता है कि क्या अमेरिका इसके पीछे है, क्या अमेरिका पूरी तरह से हरी झंडी दिखा रहा है पाकिस्तान को ये करने के लिए। और आगे अगर कुछ भी ऐसा होता है तो डेफिनेटली डोनाल्ड ट्रंप का एक इंपॉर्टेंट रोल इसमें इतिहास गवाह रहेगा, जो भी कुछ हो रहा है यहाँ पर। खैर, जो भी है, एनालिस्ट का क्यों मानना है कि ये बहुत ही डेंजरस प्रेसिडेंट है। देखो, पाकिस्तान में इस समय जो स्टेट पावर है, मिलिट्री कमांड है, न्यूक्लियर कंट्रोल है, वो सब मर्ज हो गया है एक सिंगल इंडिविजुअल के हाथों में। यहाँ पर आप इसको कंपेयर कर सकते हो पाकिस्तान का जो इतिहास रहा है मिलिट्री डिक्टेटरशिप का, अयूब खान, जियाउल हक। तो इन्होंने तख्ता पलट तो किया था, अपने हाथों में सत्ता ले ली थी, पूरी तरह से कंट्रोल लिया था, लेकिन वो दिखाया था, पता था दुनिया को ऐसा हो रहा है। यहां पर तो क्या है, आसिम मुनीर यही चीज कर रहे हैं, वो सेम यही चीज हो रहा है, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनली फॉर्मलाइज किया गया है। सो इट में लीड पाकिस्तान टुवर्ड्स एक गैरिसन, जो स्टेट मॉडल कहते हैं ना, कि मिलिट्री ही सब कुछ कर रही है, वैसा ही अब आप देखोगे। तो कंक्लूजन यही निकलता है कि आसिम मुनीर आज के डेट में पाकिस्तान के सबसे पावरफुल पर्सन बन चुके हैं। इनफैक्ट आप कंपेयर करो इतिहास में जितने भी पिछले लीडर्स रहे, उनमें वन ऑफ द मतलब मोस्ट पावरफुल आपको इस समय पाकिस्तान के अंदर यही देखने को मिलेगा, जिसके हाथों में आर्म्ड फोर्सेस भी है और न्यूक्लियर एसेट्स भी है। पाकिस्तान इस समय फंडामेंटल शिफ्ट से गुजर रहा है, जो पूरा पावर स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स के थ्रू। और ये जो कंसंट्रेशन है, इससे बहुत सारे कंसर्न रेज होते हैं, चाहे वो सिविलियन डेमोक्रेसी को लेकर हो, रीजनल सिक्योरिटी को लेकर हो, पाकिस्तान की लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल ट्रैजेक्टरी कैसी होगी, और जो भारत के पर्सपेक्टिव से सबसे इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर स्टेबिलिटी।
तो देखते हैं आगे पाकिस्तान किस दिशा में जाता है, क्या होता है। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए। देखिए, आप सबने सुना है भारत का हम बात करते हैं कि नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, लेकिन पता है आपको दुनिया में एक देश है जो मेंटेन करता है एंड इट हैज़ डिक्लेयर्ड दैट फर्स्ट यूज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, उसने डिक्लेयर कर रखा है। वो कौन सा देश है आपको यहाँ पर बताना है। इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सक्सेस इन प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं जिससे प्रीलिम्स आप क्रैक कर सकें, आज लास्ट डेट है, मिशन सक्सेस सेल का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। यूज दिस कोड अंकित लाइव, और ये फोन नंबर है, यहां पर आप कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। दोस्तों, यूपीएससी का गोल बड़ा होता है, लेकिन सही मेंटरशिप मिल जाए तो हर चैलेंज मैनेजेबल हो जाता है। स्टडी IQ IAS लेकर आया है मिशन सक्सेस सेल, जिसमें यूपीएससी 2027 की फुल प्रिपरेशन मिल रही है सिर्फ 12,499 में। टॉप फैकल्टीज, कंप्लीट कवरेज, प्रीलिम से इंटरव्यू तक सब कुछ एक ही कोर्स में। डेली लाइव इवनिंग क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप, यानी एक एस्पिरेंट्स को जो भी चाहिए सब यहाँ रेडी है। लिमिटेड सीट्स हैं, तो अगर आपका टारगेट 2027 है, दिस इज द स्मार्टेस्ट टाइम टू बिगिन। स्टडी IQ ऐप खोलो, सर्च करो P2I बैच और कोड यूज करो अंकित लाइव, ANKITLIVE फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। अभी भी कोई डाउट हो तो इस नंबर पर कॉल करिए ताकि आपके सारे डाउट्स रिजॉल्व हो जाएं। नंबर है 0924002323। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।